करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर का पहला हिस्ट्री का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है यात्री, जो विदेश से आए हुए थे और भारत के बारे में बताए थे। ठीक है, यात्रियों की संख्या, यात्रियों जो भारत में कहाँ से आए थे, विदेश से आए थे। यात्रियों के नज़र से भारत को किस रूप से देखा जाता है? यात्रियों के नज़र से जो सम फॉरेन ट्रैवलर्स थे हु केम टू इंडिया एंड देयर अकाउंट्स, जो 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में आए हुए थे। कब आए हुए थे? 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में आए हुए थे। ठीक है, उनके बारे में आज हम लोग को जानना है। कौन कौन लोग आए हुए थे और कौन कौन लोग थे जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से हम लोगों को बताए थे कि इंडिया में किसका किसका शासन था और भारत में लोग कैसे रहते थे। ठीक है, पूरा वर्ल्ड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्लास 12 है आपका, थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तभी कोई आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग वीडियोस जाके देख सकते हैं 24/7। और जब मन तब वीडियो से एमसीक्यूज भी हम लोग करेंगे, इसमें एमसीक्यू भी करेंगे। चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेडी है चैप्टर 1 का? यात्रियों की नजर से, यानी थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स। थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स चैप्टर का नाम है। और हम लोग का सबसे ज्यादा आईज किसके ऊपर रखना है? 5 लोगों के बीच में। एक है मार्को पोलो, इब्न बतूता के, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिसमें से 5 जन लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में और अपने यात्राओं के दौरान कुछ ना कुछ हम लोग के देश के बारे में लिखा हुआ है। मतलब कि जिस समय वो लोग आए थे भारत में एज अ व्यापार करने के लिए, कुछ लोग व्यापार करने के लिए और कुछ लोग यात्रा करने के लिए आए थे। यात्रा करने के पश्चात यहाँ पर पता चला उन लोगों को कि देश के अंदर किसका किसका शासक है, तो उससे भी हम लोग को जानकारी मिल जाती है कि इतिहास में और क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे आज। देखते हैं हम लोग। पहला चैप्टर का नाम है यात्रियों की नजर से, और इसमें वो आए हुए थे कब? 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न राजवंशों के शासन के दौरान प्रशासनिक संरचनाओं का विकास हुआ था। इस काल में आए विदेशी यात्रियों ने भारतीय समाज, देखो ध्यान से, भारतीय समाज यानी कि हम लोग का जो स्टेट था, उस स्टेट में, समाज में, सोशल में, साथ साथ राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली का विवरण दिया, जो इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत थे ये। ठीक है, दूसरा है अपने पास, इसमें किसकी जानकारी, यात्रा के नाम, कौन कौन आए हुए थे, यात्रियों के नाम कौन कौन थे। सबसे पहले आपको याद रखना है अल बरूनी। नाम क्या याद रखना है? अल बरूनी। अल बरूनी कहाँ से आया था? फारस से आया था। अब फारस कहाँ पे पड़ता है? ईरान में पड़ता है। कब आया था भारत में? 1017 से लेकर 1030 तक था यहाँ पर। कहाँ पर आया था? उत्तर भारत में आया था। भारत का पहला व्यवस्थित विवरण दिया था इसने। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम, इसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद है। ठीक है, याद रखना है, ये सब पांचों के पांचों के बारे में पूछता है। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ का आया था? मोरक्को से आया था, ऊंट पे चढ़ के आया था, और यहाँ पर भारत में 1333 ईस्वी में आया था, 1347 तक रहा था। 1333 से लेकर 1347 दिल्ली सल्तनत में इसमें चल रहा था, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली मालाबार में आया हुआ था। मुगल कालीन भारत का गहन विवरण किया था, और इसकी पुस्तक का नाम है रिहला। ठीक है, पुस्तक का नाम रिहला। तो सबसे पहले यात्रियों के नाम बताइए। अल बरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक और फ्रांकोइस बर्नियर। ठीक है, फ्रांकोइस बर्नियर। बताइए 5 जनों का नाम। सबसे पहले अल बरूनी, दूसरा मार्को पोलो, तीसरा इब्न बतूता, चौथा अब्दुल रज्जाक, और उसके बाद फ्रैंकोइस बर्नियर। इन लोगों के बारे में आप अगर पढ़ लेते हो तो आप लोग का 1 चैप्टर टोटली खत्म। केवल ये 5 लोगों के बारे में पढ़ना, 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आज इब्न बतूता तक पढ़ेंगे,
बाकी दो गो अब्दुल रज्जाक और फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में बहुत छोटा छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं। वैसे आपको याद रखना है किसके बारे में, इब्न बतूता, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, इब्न बतूता से आएंगे। लिख के दे देते हैं आप लोग को, एकदम इब्न बतूता याद कर लेना है, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे सब में आपको दो तीन चीजें कॉमन दिखाई देंगी। एक तो इन लोग के यात्रा वृत्तांत के किताबों के नाम। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जब लोग यात्रा करते हैं तो अपनी किताबों में उसको लिखते जाते हैं कि देश के अंदर किसकी सरकार थी, कौन राजा था यहाँ पर, और कौन लोग यहाँ पर रह रहे थे, कौन सी संस्था थी, कैसे प्रशासनिक सुधार कर रहे थे, और लोग यहाँ पर कैसे राजा की बातें मानते थे कि उसको टालते थे, ठीक है। इन सब के बारे में इन लोगों ने विवरण दिया है, अपना वर्णन किया है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक दिया है, देश के अंदर राजा कैसा था, ठीक है। इसलिए हम लोग को पुराने समय का भी जानकारी मिल जाता है इन लोगों के किताब के वजह से। अब ये लोग भारत में आए थे केवल यात्रा करने के लिए। जैसे आप किसी विदेश में चल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, यात्रा करने के लिए गए थे, वहां पे कुछ देखे तो अपने पुस्तक में क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक है। उस तरीके से ये भी लोग आए हुए थे। एक मिनट। तो अल बरूनी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद, मार्को पोलो की पुस्तक का नाम द ट्रेवल्स ऑफ, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला, अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मातला उस सादीन, और फ्रेंकोइस बर्नियर के पुस्तक का नाम ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। ये मुगल के समय आए हुए थे उत्तर भारत में, मुगल्स के समय 1656 से लेकर 1668 के बीच में। अब्दुल रज्जाक आए हुए थे 1442 से लेकर 1444 तक, विजयनगर साम्राज्य में आए हुए थे। ये साउथ में पड़ता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर की समृद्धि के बारे में बताए थे, जो देश के अंदर विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का नामक दो लोगों की वजह से यहाँ पर स्थापना किया गया था साउथ साइड में, ठीक है। तो उसके बारे में समृद्धि और प्रशासन कैसा विवरण था, उस समय राजा कैसे शासन करते थे, इसी के बारे में बताया गया, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना समझ लोगे ना तो आप लोग को एक मतलब देश के अंदर इन लोग के समय में ये लोग आके क्या क्या विवरण दिए, क्या क्या क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, इसके बारे में समझना है, ठीक है। इसीलिए यात्रियों के नाम बताए गए। जो 5 जन का नाम बता देगा उसको हम चॉकलेट देंगे। बताओ पांचों का नाम। एक तो है मार्को पोलो, दूसरा पहले अल बरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक और फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। बताइए, अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, मार्को पोलो द ट्रेवल्स ऑफ, इब्न बतूता रिहला, अब्दुल रज्जाक मातला उस सादीन, और फ्रैंकोइस बर्नियर का ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। कब कब आए हुए थे ये, फारस से, इटली से, मोरक्को से, फारस से, फ्रांस से। फारस, इटली, मोरक्को, फारस, फ्रांस। फारस, इटली, मोरक्को, फारस, फ्रांस। बताओ मेरे तरफ, मेरे साथ एकदम याद करो। फारस, इटली, मोरक्को, फारस, फ्रांस, ठीक है। कहाँ कहाँ से, फारस, इटली, मोरक्को, फारस। कब आए थे, 1017, 1292, 1333, 1442, 1456। ये कब आए थे, उत्तर भारत में आए थे, दक्षिण भारत में, दिल्ली मालाबार में, दिल्ली फिर मालाबार, ठीक है। ये कहाँ कहाँ गए थे, दिल्ली में गए थे, फिर मालाबार। मालाबार कहाँ पे पड़ता है, साउथ में, विजयनगर साम्राज्य, और उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में आने वाले दो लोग अल बरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर। दक्षिण भारत में आने वाले दो लोग विजयनगर साम्राज्य में और दक्षिण भारत में। देखो ये उत्तर भारत, उत्तर भारत फर्स्ट एंड फिफ्थ, उसके बाद सेकेंड एंड फोर्थ, और उसके बाद बीच में दिल्ली और मालाबार, ठीक है। पहला व्यक्ति कहां पर, उत्तर भारत। पांचवा व्यक्ति कहां पर, तो बोलेगा कि बर्नियर कहां पर, उत्तर भारत में आए हुए थे। और ये अल बरूनी, देखो बर्नियर बरूनी, याद रखने का ट्रिक है, बर्नियर बरूनी। तो ये कब कब, उत्तर भारत और उत्तर भारत दोनों के, कहाँ के, उत्तर भारत। अब्दुल रज्जाक और यहाँ पे मार्को पोलो, पोलो और रज्जाक, पोलो और रज्जाक। तो पोलो हो गए आपके, मार्को पोलो दक्षिण भारत, और अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य। ये भी कहाँ पे पड़ता है, साउथ में पड़ता है, ठीक है। और ये देखो दक्षिण भारत भी क्या है, साउथ ही है। अब बीच में वाला में क्या हो गया, दिल्ली और मालाबार, दिल्ली और मालाबार, याद रहेगा।
पहले ही 5 को नाम बताओ, बताओ 5। अल बरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, के बाद बर्नियर हो गए एगो, और एक ठो अब्दुल रज्जाक। ठीक है, फिर से बोलो, 5 को नाम बताओ, 5 को नाम बताओ ताड़ाताड़ी, 5 को नाम बताओ। नहीं बताएगा बहुत मार खाएगा। पहले हो गए अल बरूनी, कहाँ पर आए थे? उत्तर भारत में, अल बरूनी हो गए। उसके बाद मार्को पोलो, कहाँ पर? दक्षिण भारत। के बाद इब्न बतूता, कहाँ पर? दिल्ली। और कहाँ पर? मालाबार, दिल्ली और मालाबार। उसके बाद बताओ अब्दुल रज्जाक, कहाँ पर? दक्षिण भारत, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। अब्दुल रज्जाक हो गए, एगो बरूनी थे और एगो बर्नियर, इतना याद रखो ना। बर्नियर हो गए, बर्नियर कहाँ पे? कहाँ पर? उत्तर भारत। हो गया याद, समझ में आ गया? हो गया ना याद? दूगो, तो भाई दूगो तो कम से कम याद रहा। ठीक है, इसके बाद पुस्तकों का नाम याद कर लेंगे और लिख देंगे। इतना समझ में आ गया? अब पुस्तक का नाम याद कर लिया जाए। पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा खतरनाक पुस्तक किसकी? इब्न बतूता का रिहला। ऐसे ही याद हो गया, एगो तो याद हो गया, रिहला याद हो गया। और एगो बताओ, इसका था, मुगल एम्पायर में आया हुआ था। ठीक है, क्या नाम था मुगल एम्पायर में? कैफ। ये कौन नाम है रे? किताबुल हिंद, ट्रैवलर्स ऑफ रिहला, मत मातला उस्सादेन, और ट्रैवल्स। देखो ये द ट्रैवल्स ऑफ, ये वाला ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है ना? ठीक है, अभी फिर पूछेंगे। 2 मिनट देख लीजिए आप लोग क्या क्या जानते हो। अभी आप 2 मिनट देख लीजिए क्या क्या। यात्रियों के नाम, यात्रियों के नाम, कहाँ पर आए हुए थे, और इनकी पुस्तक। क्या क्या बोले? यात्रियों के नाम, कहाँ से आए हुए थे, कहाँ आए हुए थे, और इनकी पुस्तक। 2 मिनट देख लीजिए, अभी पूछेंगे। 2 मिनट। पुस्तक का नाम कोई भूल गया, पकड़ के रिहला में डाल देंगे उसको। अब्दुल रज्जाक, फारस, कहाँ से? विजयनगर साम्राज्य। मात मातलाउस सादीन, मातलाउस सादीन, मातलाउस सादीन। फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांस से आए हुए थे। कहाँ पे आए थे? उत्तर भारत में। ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर। सेकेंड वाला जो था वो था द ट्रैवल्स ऑफ, ये वाला था ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर। अब पूछा जाए और लिखा जाए, चलिए पूछा जाए और लिखा जाए। देखो कितना जो उनको याद है, देखें कितना जो उनको याद है, देखें। याद करके सुना दिए तो आप लोग को मिलेगा चॉकलेट। क्या मिलेगा? चॉकलेट। चलिए बताइए, सबसे पहले, पहले हम ही गलती लिख दिए। कौन है? अल बरूनी, अल बरूनी, बताइए कहाँ पर आए थे? उत्तर भारत। पुस्तक का नाम किताबुल गीत, किताबुल हिंद। अच्छा आगे बताइए। उसके बाद मार्को पोलो, देख देख के नहीं बताना है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में ना? दक्षिण भारत में पक्का? चलिए, पुस्तक का नाम, हाँ, द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स ऑफ, द ट्रेवलर्स ऑफ। उसके बाद बताइए इब्न बतूता,
इब्न बतूता कहाँ पर? दिल्ली और मालाबार, दिल्ली मालाबार। पुस्तक का नाम रिहला, पुस्तक का नाम रिहला हो गया। उसके बाद अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक कहाँ पर? हाँ हाँ, विजयनगर साम्राज्य कहाँ पे पड़ता है ये? साउथ में। पुस्तक का नाम सादेन, मातला उस सादेन, मातला उस सादेन। भुला गए? और बताओ। बर्नियर यहाँ पे है कौन? अल बरूनी बर्नियर, बर्नियर। देखो हम कैसे याद किए हैं, हम कैसे याद किए? बरूनी बर्नियर, फर्स्ट लास्ट। ये है सेकंड में दक्षिण भारत, और सबसे लास्ट में देखो ये फोर्थ वाला दक्षिण भारत, और सबसे लास्ट वाला भी क्या है? दक्षिण भारत है। बस, ओए सॉरी, उत्तर भारत। देखो ये दक्षिण भारत, तो ये भी दक्षिण में पड़ता है, तो दो याद कर लो। और ये दिल्ली हो गया और मालाबार हो गया। एक ही को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलग है, बाकी सब तो ये सेम ही सेम है। ये हो गया आपका उत्तर भारत, तो सबसे लास्ट में क्या है? उत्तर भारत। कौन है? बर्नियर है। जल जाता है तो क्या लगाते हैं? बर्नर। उत्तर भारत। पुस्तक का नाम द ट्रेवल्स ऑफ, तो क्या लिखा गया? द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। बस, हाँ, द ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, द ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ठीक है, बस इतना याद हो गया? आराम से नहीं याद हो गया? और क्या बच गया बताओ? अब बच गया आपका ये पुस्तक का नाम हो गया, कब आए थे। ठीक है, कब आए थे? तो कब आए थे, कब आए थे, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना? कब कब आए हुए थे और कहाँ से आए हुए थे, कब कब आए थे और कहाँ से आए थे। तो बस इतना याद रख लेना। कहाँ से आए हुए थे ये याद करा देते हैं आप लोगों को, फिर आप लोग अपने आराम से ये वाला जो है भारत का, भारत के समय में कब कब समय में आए हुए थे ये याद कर लेना आप लोग। समझ में आ गया? भुला गए? ओ, कौन? डिस्ट्रिक्ट ऊपर बुला दो। हाँ, तो मूल स्थान कौन सा हो गया आपका? अरे धड़ाधड़ बोलो एकदम। पहला अल बरूनी मार्को पोलो, इब्न बतूता, बर्नियर और अब्दुल रजाक हो गया। अरे पहले अगल बगल कर लो ना। अल बरूनी, अल बरूनी हो गया, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक और बर्नियर हो गया। अभी कहाँ से आए थे? ये ऐसे फारस से, इटली से, मोरक्को, फारस, फ्रांस। ठीक है, देखो फारस फारस फारस, फारस फारस फ्रांस, फारस फारस फ्रांस, इटली मोरक्को, इटली मोरक्को। ठीक है, तो बताओ फारस इटली मोरक्को फारस फ्रांस, फारस इटली मोरक्को फारस फ्रांस हो गया। फारस इटली मोरक्को फारस फ्रांस, फारस ने इटली खाया, मोरक्को गया, उसके बाद फ्रांस, फारस फिर गया, और फिर क्या समय फ्रांस में आ गया। फारस फिर गया और फ्रांस में। देखो फारस ने क्या खाया? इटली, इटली खाने के बाद मर गया, मरने के बाद फिर फारस में गया, और उसका फ्रांस में देहांत हो गया। दो दो जगह देहांत हुआ। अस्थि दहाया गया कहाँ पे? फ्रांस में। अस्थि कहाँ दहाया गया? फ्रांस में। फारस इटली गया, मरा कहाँ? मोरक्को, मौत से मर गया मोरक्को, और उसके बाद फारस में उसका देहांत हुआ, और उसको दफनाया गया फ्रांस में। हो गया खत्म। समझ में आया? ऐसे ही नहीं याद करना यार, मार दे रहा है तुम लोग। बोलो पहला अल बरूनी मोरक्को, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। अल बरूनी मोरक्को, अल बरूनी मार्को पोलो, अल बरूनी मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक और बर्नियर हो गया। फारस, फारस इटली मोरक्को फ्रांस, फारस और फ्रांस, फारस इटली मोरक्को फारस फ्रांस। ठीक है, किताब का नाम, किताब का नाम किताबुल हिंद, किताब का नाम किताबुल हिंद। उसके बाद द ट्रेवल्स ऑफ, उसके बाद रिहाला, उसके बाद सादेन। बस इतना याद रखो, सादेन, और उसके बाद ट्रेवलर्स इन द। हो गया खत्म, आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं किसको, अल बरूनी। अल बरूनी जो है वो 973 ईस्वी से लेकर 1048 ईस्वी तक इनके जन्म मृत्यु, यही है कौन है, अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद, है ना। अरे अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था, किताबुल हिंद था। तो ये अल बरूनी जो है, पूरा लादेन लग रहे हैं ना, लेकिन लादेन नहीं है बाबू, लादेन थोड़ी है, पागल हो, लादेन मत बता देना। ये लोग बाहर विदेश से आने वाले कौन हैं, ये लोग एक विदेश से आने वाले एक यात्री है, जो कि देश के बारे में, हम लोग के देश के बारे में बताए थे। ठीक है, देखो परिचय याद रखना है। अल बरूनी एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे। किसके समय आए हुए थे, महमूद गजनवी के साथ। तो महमूद गजनवी जब आया था भारत में तो बहुत ज्यादा लूटपाट किया था, और 712 ईस्वी में आया हुआ था। कब आया था, 700 नहीं सॉरी सॉरी 712 ईस्वी में लोग आए थे। ये आया हुआ था 1025 ईस्वी में लगभग। ठीक है, महमूद गजनवी कौन आया था, महमूद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें 16वां आक्रमण सबसे ज्यादा फेमस हो जाता है, जो सोमनाथ का मंदिर पे हुआ था 1025 में। अब देखो इनका जो समय काल है, उसी समय ना 973 से लेकर 1048 के बीच में आए हुए थे कौन, अलबरूनी। ठीक है, उन्होंने तहकीक हिंद अर्थात भारत का अध्ययन नामक पुस्तक लिखा था। तहकीक हिंद भी एक पुस्तक है, और किताबुल हिंद भी नाम का एक पुस्तक है। अध्ययन के विषय में उनकी पुस्तकों में भारत के समाज, धर्म, विज्ञान, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से साहित्य कला में वास्तुकला का व्यापक अध्ययन किया जाता है। यानी कि बहुत खतरनाक तरीके से अगर अध्ययन किया जाएगा तो इसमें सामाजिक, धार्मिक, विज्ञान, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है हम लोगों को। ठीक है, इनके भारत में समाज में जो पुस्तक है, भारत के समाज के अनुसार से लिया गया है। इनकी पुस्तकें बहुत खतरनाक होती थी। तहकीक हिंद के साथ साथ प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो अल बरूनी के अनुसार भारत में प्रशासनिक संरचना अत्यधिक संगठित और शक्तिशाली थी। उस समय भी, जिस समय में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था, उस समय भी यहाँ पे प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने पावर थे ना, जो राजा लोग का पावर था, वो बहुत ही अच्छा था इनके अनुसार, अलबरूनी के अनुसार। इससे हम लोग को पता चल रहा है ना कि देश के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कैसे पुलिस पावर, कैसे सेना का पावर, सब इंपॉर्टेंट पावर्स थे उस समय। तो इससे पता चल रहा है यहाँ विभिन्न राजाओं और साम्राज्यों का शासन था। प्रशासन का प्रमुख कार्य था भूमि कर व्यवस्था थी, यानी कि टैक्सेशन था, उस समय भी टैक्स लगाया जाता था। साथ साथ प्रबंध और कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। इससे भारतीय राजा के अधिकारों और प्रजा के कर्तव्यों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ साथ इसमें क्या दिया गया है, तो आप लोग के सिलेबस के अनुसार 10 से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में भारत में 5 जनों को आए हुए हैं, इसी के बारे में पढ़ना है, जो कि अलबरूनी है, मार्को पोलो है, इब्न बतूता है, अब्दुल रज्जाक है, और फ्रैंकोइस बर्नियर है। फ्रैंकोइस बर्नियर से फ्रांस से याद रखना है, फ्रांस से, ईरान से, मोरक्को, इटली और उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान वाला एरिया जो है वो कहाँ पे है, अलबरूनी श्रीरामपुर में। अब उज्बेकिस्तान वाला एरिया हो गया होगा आपका फारस का। ठीक है, फारस। ठीक है, उसके साथ देख लो प्रशासनिक संरचना अगर देख लिया जाए तो अधिकारियों की भूमिका है प्रशासनिक शासन चलाने के लिए उच्च अधिकारियों और मंत्रियों की सहायता लेते थे। प्रत्येक अधिकारी को अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य स्पष्ट रूप से एकदम निर्धारित था। भूमि व्यवस्था थी कि राजाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर टैक्स वसूली की जाती थी। राजा के द्वारा अलग अलग स्तरों पर, जैसे कोई जमींदार है, कोई मजदूर है, कोई टैक्सेशन कोई नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए भी टैक्स लगाया जाता था। भूमि व्यवस्था थी, उसके साथ साथ न्याय व्यवस्था भी रहती थी। देखो हर एक जगह पे कोई ना कोई व्यवस्था रहेगी। एक व्यवस्था आपकी भूमि व्यवस्था, और एक साथ साथ न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का मतलब जुडिशियल पावर होते थे, कि अगर मतलब न्याय करना है तो राजा ही क्या करता था, न्याय करता था। अभी किसके समय आए हुए थे भारत में, गजनवी के समय ना। तो गजनवी यहाँ पर तो लूट लाट के लेके चला गया, लेकिन उस समय के राजा यहाँ पर कैसे कैसे शासन करते थे उसके बारे में किसने देखा था, अलबरूनी ने देखा था। ठीक है, राजा कैसे शासन करते हैं। तो प्रशासनिक ढांचे पर न्याय व्यवस्था और कानून पर चर्चा की गई थी, जिसमें शासन का निर्णय सर्वोच्च है। सोचो 1048 तक, 1073 तक, उसके पहले से भी शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बनाई गई थी। न्याय कैसे होगा, और आज हम उसी न्याय व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशियल पावर कहते हैं, जिसमें क्या बैठते हैं, जज बैठते हैं। कौन बैठते हैं, जज। ठीक है, तो जज लोग क्या करते हैं, न्याय व्यवस्था को एकदम बनाए रखते हैं। समझ में आ गया।
आगे बढ़े। अच्छा, आर्थिक जीवन कैसे था उस समय यहाँ पर? तो आर्थिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, सभी के जो पांचों के पांचों लोगों के बारे में पढ़ेंगे ना, उस सभी के सभी लोग क्या बोले हैं? सबसे पहले कृषि व्यवस्था, दूसरा व्यापार यानी ट्रेड, उसके बाद क्या होता था? उद्योग यानी इंडस्ट्रीज होते थे। तो सबसे पहले कृषि व्यवस्था में यहाँ पे क्या उगाया जाता है? आप लोग को क्या लगता है? कोई कोई चीज कॉमन क्या है? चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, यही सब होंगे सबसे ज्यादा उगाए जाएंगे। तो चावल, गेहूं, गन्ना और अन्य धान्य फसलें उगाई जाती थी। इस समय में एग्रीकल्चर यही होता था। साथ साथ व्यापार जो होते थे, व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा मसालों की खेती होती थी ना, तो मसाले यहाँ भारत से दूसरे साइड में जाते थे, दूसरे साइड में बेचने के लिए जाते थे, दूसरे विदेश में जाते थे। यहाँ से तो जो 1000 ईस्वी में यहाँ से मसाले दूसरे विदेश लोगों में जा रहे हैं। कितना खतरनाक भारत है, जो उस समय से ही हम लोग का व्यापार विदेशियों में होता था, विदेशियों से होता था व्यापार। कितना खतरनाक चीज है। तो आज हम लोग व्यापार नहीं कर सकते विदेशियों से, उस समय भी करते थे, आज भी व्यापार होता है विदेशियों से। ठीक है। तो मसाले सबसे ज्यादा कहाँ पे होते थे? हम लोग के यहाँ पर। वस्त्र कहाँ बनाए जाते थे? हम लोग के यहाँ पर। धातुओं के सामान अलग अलग रूप में हम लोग के यहाँ पे बनाए जाते थे। अरे मूल सभ्यता तो भारत से ही चालू हुई थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और उसी समय से तो मसाले, वस्त्र और धातुएं यहां से भेजी जाती थी विदेश में। ठीक है। इतनी बड़ी जानकारी हम लोग को इन्हीं लोग की किताब से मिल जा रहा है, तो ये लोग यहाँ पर आए थे भारत में। ठीक है। अगर ये लोग ना होते, किताब ना लिखते, तो विदेश की जानकारी ही नहीं मिलती कि हम लोग को विदेश में से भी व्यापार होता था यहाँ से। ठीक है। उसके साथ साथ भारतीय बंदरगाह में विश्व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। भारतीय बंदरगाह जो पोर्ट होते थे ना, विश्व व्यापार के लिए जाने जाते थे। अब ये पोर्ट कहाँ पर होते थे? तो होते थे मुंबई में, मुंबई, गुजरात हो गया। ठीक है। भारत का हम लोग का कलकत्ता बंदरगाह हो गया। यहाँ से ना विदेश विदेश में जाते हैं। चाय वगैरह जो होते हैं ना, दार्जिलिंग की चाय फेमस है, विदेश में चाय पिया जाता है, वहां पर विदेशों में लेके जाए जाते हैं। मिठाई, मिठाई यहाँ से विदेश में जाता है। ठीक है। देखो नाम सुने हो? फेलू मोदक, नहीं नाम सुने हो? ये नाम है नहीं सुने हो? अरे कौन नगर के साइड जाते समय ना, उधर पे एक मिठाई का दुकान है, फेलू मोदक नाम है उसका। उसका मिठाई विदेश में जाता है। उसकी मिठाई विदेश में जाती है। इतना खतरनाक बनाता है, विदेश तक उसका कांटेक्ट है कि मिठाई यहाँ से विदेश में जाए। आप लोग बिहार तक सुने होंगे कि बिहार जाएगा, यूपी चल जाएगा, वो लोग विदेश भेजता है मिठाई अपना। संदेश, संदेश जो होता है ना, संदेश, अरे अलग अलग किस्म के संदेश। तब तो जाना पड़ेगा फेलू मोदक में, एक दिन लेके चलते हैं, खिलाएंगे आप लोग को। ठीक है। एगो पीसवा 50 रुपया दाम है, कोई बात नहीं है, खाया जाएगा। देरी से समझिए लड़कियां लोग। हाँ, एगो मिठाई का दाम ना 20 रुपया 30 रुपया ऐसे दाम है, मतलब संदेश का। बहुत अलग अलग किस्म का संदेश पाया जाता है। मछली का, मछली जो मछली आकार का संदेश बना देता है, जो नहीं देखना, बंगाली लोग जहाँ पे जाके देते हैं, कभी कभी शादी ब्याह में नहीं देते हैं, हाँ, किसी किसी समय में जाके दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि वो लोग बनाते हैं वैसा। तो मेरा जो शादी में जो ये हुआ था, मिठाई जो ये किया था, वो उधर ही से बनवाए थे। ठीक है। फेलू मोदक से हम लोग का जो मिठाई बना था ना, फेलू मोदक से आया। हाँ, फेलू मोदक। उद्योग जो था, देखो इंडस्ट्री, तो उद्योग, धातु कर्म, आभूषण, निर्माण और वस्त्र उद्योग की ख्याति भी पूरे विश्व में थी। यानी कि इनके अनुसार जो वस्त्र उद्योग है, यानी कि जो क्लोथिंग जो पावर है, भारत का पावर क्लोथिंग में, क्लोथ में, वो विदेश में जाता था। तो जो हम लोग के यहाँ से सारा चीज, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब यहाँ से उत्पन्न हुआ है और विदेश लोग उसको अपनाते हैं। और आज हम लोग, पहले विदेशियों से आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उस समय जो यूनिवर्सिटीज थी, वो लोग विदेश से आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। आज हम लोग को यहाँ से विदेश में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी थी उस समय भी, और वो टेक्नोलॉजी किसी भी विदेश में नहीं थी जितना टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किए जाते थे। ठीक है। और सबसे ज्यादा एआई के सिस्टम सबसे ज्यादा जानते हो यूज कहाँ पे होता है? भारत में होता है। एआई, इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा यूज होता है भारत में, विश्व में और कहीं भी नहीं होता है। तो विश्व में सोचो भारत कितना आगे है कि विदेशी लोग यहाँ पर आकर वस्त्र कैसे बनता है इसके बारे में सीख के जा रहे हैं। हम लोग सीखते हैं विदेशियों से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार इतिहास खंगाल के देखो तो हम लोग कैसे यहाँ से इतिहास चालू हुआ है कि नहीं?
देश में सबसे पुरानी पुरानी सभ्यताओं में से हमारा एक सभ्यता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सबसे पुरानी सभ्यता है हम लोगों की, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद अगर सबसे पुरानी सभ्यता है हम लोग की कौन सी, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उस सिविलाइजेशन में कपड़े कैसे बुने जाते हैं, गर्मी के कपड़े कैसे बुने जाएंगे, कॉटन क्या होता है, रुई क्या होता है, वो सब निकालने की विधि यहाँ पर थी। और यहाँ से सीख सीख के लोग गया है विदेश में, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े और देखो सामाजिक और धार्मिक जीवन क्या है। अल बरूनी ने भारतीय समाज की जटिल संरचनाओं का विस्तृत किया है। जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा था, कास्ट सिस्टम यहाँ पर, साथ साथ धार्मिक जीवन भी, रिलीजियस लाइफ भी मिलते थे और धार्मिक सहिष्णुता भी होते थे, टॉलरेंस करते थे। आज भी हम लोग टॉलरेंस करते करते एगो 26 साल के लड़का मारा गया, इतना ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस हुआ, ठीक है। अब देखो जाति व्यवस्था जो था, कास्ट सिस्टम, समाज में विभिन्न वर्णों और जातियों के विभाजित थे, जिसमें सामाजिक और आर्थिक कार्यों पर निर्धारित थे। मतलब जिसका जैसा समाज उस पे आर्थिक कारण जैसे होंगे, जैसे इकोनॉमिक पावर सबसे ज्यादा जिसका है उसके लिए एक तो, अगर हम लोग ऐसे एक त्रिभुज आकार का बना के देख लिया जाए, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा था तो वो क्या कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाते थे, ठीक है। उसके नीचे क्षत्रिय काम करते थे, उसके नीचे वैश्य काम करते थे, और सबसे नीचे में कौन होते थे, शूद्र होते थे, ठीक है। तो 4 हिस्सों में हम लोग के देश का बांटा गया था। इसी तरीके से सारा का सारा हिस्सा बांटा गया था। धार्मिक जीवन अगर देख लिया जाए तो अल बरूनी ने हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के सिद्धांतों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है रिलीजियस लाइफ में। अच्छा बताओ अल बरूनी आया कब था, अल बरूनी आया कब था, 1017 से लेकर 1030 तक के बीच में। और पूरा समय काल दिखाया जाए तो 729 से लेकर कब तक है, 1048 तक, है ना। अभी देखा दिखाई देना, इसके बीच या इससे पहले एक बार भी यहाँ भी किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म में मुस्लिमों का नाम है, मुस्लिम धर्म, कौन कौन से धर्म दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, हिंदू, बौद्ध और जैन, बस। यानी कि मुस्लिम धर्म के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है। यानी आज से लगभग 2000 साल पहले तक यहां पर मुस्लिम थे ही नहीं। इन लोग के पुस्तक के हिसाब से मिल रहा है ना। आया कब, 712 ईस्वी में यहां पर, ठीक है, आए। और इस देश में हिंदू मुस्लिम चालू हो गया इस समय से। यहां पर आए, लूटे और लूट के लेके चले गए। लेकिन जो मुस्लिम यहाँ पे बस गए, यही में से कोई ना कोई था जो बसे, और यहां पर हमेशा उसी को लेकर कंट्रोवर्सी चलने लगी, ठीक है। तो धर्मों को याद रखना, हिंदू, बौद्ध और जैन, उस समय भी इसी की चर्चा होती थी धार्मिक जीवन में। अच्छा और किसका किसका बाबू, देखो वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन था। अब कोई आपको कोई बोल दे कि नहीं भारत देश में, ये लोग आए कहां थे, उत्तर भारत में आया था ना, भारत देश में हिंदू पहले से नहीं है, इसके बारे में कोई बोल दे तो अल बरूनी की पुस्तक पढ़ लीजिए आप, है कि नहीं। अल बरूनी तो यहाँ देश का नहीं ना था, हम लोग का विदेश से आया हुआ था, फारस से आया हुआ था। लेकिन यहां पर आकर इतनी जानकारी लिया उसने कि उस जानकारी से हम लोग को पता चल जाता है कि देश में किस किस धर्म का सबसे ज्यादा बोलबाला था। समझ में आया। अब मुस्लिमों की यहाँ पे शुरुआत कब से हुई, यहाँ पे 712 ईस्वी के बाद, ठीक है, मुस्लिमों की शुरुआत। उससे पहले तक यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध थे। उसके साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता के अनुसार उन्होंने भारतीय समाज की सहिष्णुता की प्रशंसा की, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। देखो यहाँ पे लिखा है, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते थे, अपनी प्रथाओं का पालन करते थे। बौद्ध धर्म अपनी प्रथाओं का पालन करता था, जैन धर्म अपनी प्रथाओं के अनुसार चलता था। जब कभी भी एक साथ मिलने की बात होती थी तो सब लोग एक साथ मिलकर पूजा पाठ, और सब कोई अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते थे यहाँ पर देश के अंदर, ठीक है। समझ में आया। होली भी एक साथ मनाना है तो ईद भी एक साथ मनाना है, त्योहार जो होते थे वो एक साथ मनाए जाते थे। अगर किसी का जैन धर्म में पूजा होता था, जो जैन का पूजा करना है, महावीर जैन का पूजा करना है, तो एक साथ करते थे। कि लोग कैसे रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। समझ में आया कि नहीं आया। साहित्य और वास्तुकला में अगर देखा जाए तो लिटरेचर, अल बरूनी की सांस्कृतिक संस्कृत भाषा में सीखी गई गणित और खगोल विज्ञान जो थे, गणित और खगोल विज्ञान,
गणित और खगोल विज्ञान जो है, इसमें दर्शन शास्त्र और आधारित ग्रंथों का अध्ययन किया गया था। इसमें देखो, उन्होंने भारतीय ज्ञान को मुस्लिम दुनिया को वैज्ञानिक ज्ञान से जोड़ने का कार्य किया था। मतलब कि भारतीय ज्ञान जो है वो मुस्लिम दुनिया के वैज्ञानिकों के अनुसार मिलकर जोड़ने का काम किया था। इस लिटरेचर में, साहित्य में दिखाया जाता है। कला और शिल्प में क्या है, उन्होंने भारतीय मूर्ति कला और चित्रकला के कौशल प्रशंसा प्रशंसा की। मंदिरों और मूर्तियों की कलात्मक प्रतिभा से उन्हें अत्यधिक प्रभावित हुए थे। यहाँ पे मंदिरों को जैसे बनाया जाता था, मूर्तियों को जैसे बनाया जाता था, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे वो अलबरूनी। ठीक है, मूर्ति एक अलग अलग तरीके से, काली माता अलग तरीके से, शंकर भगवान अलग तरीके से, ठीक है, पशुपति नाथ का मंदिर अलग तरीके से, मंदिर अलग बनते थे, उसमें अंदर रहने वाले जो मूर्तियां होती थी वो अलग बनती थी। उसके साथ साथ अन्य अत्यधिक प्रभावित होते थे। क्या बोलो? हाँ, मुस्लिम दुनिया के वैज्ञानिकों, मुस्लिम कोई यहाँ पे भारत में नहीं थे, लेकिन धरती पे तो थे ना भाई। किसी ना किसी, फारस में तो थे ही, फारस में मुस्लिम्स थे, यूरोप में मुस्लिम्स थे। ठीक है, अगर अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान वगैरह एरिया में चल जाओगे ना, वहां पर तो, वहां पे तो मुस्लिम्स थे, वहीं से तो आए हुए थे ये लोग। ठीक है, हम देखो भारत का केवल बात कर रहे हैं, दुनिया में से थोड़ी बोल रहे कि मुस्लिम नहीं थे, थे भाई उस समय भी, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखो वास्तुकला, आर्किटेक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। उन्होंने भारतीय स्थापत्य कला की अद्वितीय और सराहना की थी। विशेष रूप से दक्षिण भारत के मंदिरों और उत्तर भारत के महलों की भव्यता दिखी गई थी। यानी इससे पता चल गया कि दक्षिण भारत में मंदिरों का कोई टक्कर नहीं ले सकता, और उत्तर भारत में जो महलों की है वो कोई टक्कर नहीं ले सकता। और उत्तर भारत में महल आपको दिखाई देंगे कहाँ पे, जैसे राजमहल की पहाड़ी पे हम लोग का दिल्ली का लाल किला है ना, दिल्ली का लाल किला, वो एक क्या है, भवन ही तो है। दिल्ली का लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये अद्वितीय है, इसका दूसरा हिस्सा कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो उस समय तो बना नहीं था, लेकिन यहाँ पे उसके पहले भी भवन थे, जैसे एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, ठीक है, भीम बेटका, ये सब पहले से ही थे। भीम बेटका में जो चित्र पाए गए हैं वो आदिमानव के जमाने के पाए गए हैं, 6 लाख साल पुराना है, और आज भी वैसे का वैसा ही चित्र है भीमबेटका में। तो उसकी जानकारी भी ये लोग देते थे कि भाई ये लोग चित्र में भी बहुत ज्यादा निपुण थे। इसीलिए देखो चित्रकला में भी लिखा हुआ है, क्या नहीं था भारत में, क्या नहीं था, आपको क्या नहीं मिलेगा। मूर्तिकला भी थी, भारतीय मूर्तिकला, साथ साथ क्या चीज, चित्रकला। कोई विदेश से आके नहीं बनाया था, यहीं के लोग बढ़िया तरीके से मूर्ति में और चित्रकला में फेमस थे, और यहाँ से चित्र बना बना के लेके जाता था। हमको तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि मोनालिसा का चित्र कहीं यहीं से ना लेके जाया गया हो। लियोनार्डो दा विंची, हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े थे ना, हमको कहीं नहीं लगता इधर से उठा के लेके जाया हो मोनालिसा को देखकर। मोनालिसा जो थी, लियोनार्डो दा विंची वही बना के लेके गया होगा इधर से, है कि नहीं बबनी बताओ। भारत में क्या नहीं है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, वास्तुकला है, महलों का निर्माण भारत में देखा गया था। उत्तर भारत में क्या थे, महल, और दक्षिण भारत में क्या थे, मंदिर, मंदिर फेमस थे। ठीक है, तो अलबरूनी की ये जानकारी मिलती है अलबरूनी से। वाह रे अलबरूनी, तुमने आकर यहाँ पर देश को बचा लिया है ना, कि भाई कोनो नहीं बोल सकता कि 1000 ईस्वी के पहले भी देश के अंदर चित्रकला विख्यात थी, मूर्तिकला विख्यात थी, ये कोई नहीं ये बोल सकता। अगर झुटलाना है तो तुम पहले हमको दिखा साक्ष्य, कहां पर ये नहीं था। अब भारत में कैसे मंदिर नहीं थे, सभी जगह पे मंदिर थे। ठीक है, इससे ये भी तो पता चल रहा है कि हर एक जगह खाली मंदिर ही मंदिर दिखाई देते थे। यानी कि जितने आक्रमणकारी हैं, जो बाहर से विदेश से कहाँ आए हुए हैं हम लोग के यहाँ पर, वो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में क्या होते थे, केवल मंदिर। ठीक है, जैनों के भी क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं, बौद्ध भी क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। जैन के मंदिर, बौद्ध के मंदिर, और हिंदुओं के मंदिर पाया जाता है। ये लोग आके पूरा तोड़ तोड़ के हम लोग के मंदिरों को तोड़ तोड़ के क्या बनाया था, मस्जिद बनाया। ठीक है, जिनमें से एगो मंदिर था कौन सा, राम मंदिर, तो उसको तोड़ के बाबर ने क्या बनाया था, बाबरी मस्जिद। मैसेज किए थे, तो फिर कैसे आ गया। आज क्लास नहीं होगा, कल होगा। हम बोले थे कि बता देंगे, तो बोले ही थे बता देंगे।
कौन है अब? मार्को पोलो है। कौन? मार्को पोलो। ठीक है, गुंडा लग रहा है। सब के सब वैसे ही मिलेंगे आपको, गुंडा ही टाइप के, जैसे आपका सोच रहेगा वैसे ही गुंडा टाइप के मिलेंगे। आपका सोच है ये गुंडा है तो गुंडा है। जितने भी पश्चिम साइड से आने वाले रोग हैं, जैसे फारस होगा। मार्को पोलो कहाँ से आया था? आया था कहाँ से? इटली से आया था। इटली से ना आया था? अभी ये तो पढ़ाए रहे तुम लोग को, भुला गए। पहला कहा था उत्तर भारत में आया था। आया था कहाँ से? फारस से। और कहाँ आके रुके थे? उत्तर भारत में, अलबरूनी। और उसके बाद कौन थे? मार्को पोलो। कहाँ जा रही है? अभी देखने बोले हैं मोबाइल। मार्को पोलो एक प्रसिद्ध इतालवी थे यात्री। देखो ये लोग सब के सब व्यापारी थे, एक ठो व्यापारी थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में भारत की यात्रा की। उन्होंने वितराग दक्षिण भारत में विशेषकर पांड्य साम्राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर जानकारी महत्वपूर्ण की थी। जितने भी लोग आप पांचों के पांचों लोगों के बारे में पढ़ोगे, उसमें से तीन को चीजें आपको हमेशा याद रखना है। एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशलिकल, यानी कि सोशल के हिसाब से। तो एक क्या मिलते थे आपके? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक भी मिलेंगे, राजनीतिक भी मिलेंगे और आर्थिक भी मिलेंगे। तो इकोनॉमिकल भी देखना है। सभी में पांचों के पांचों लोगों के बारे में क्या पढ़ना है? यही तीन चीजें पढ़नी है। सामाजिक कैसे देखे थे, आर्थिक कैसे देखे थे और राजनीतिक कैसे देखे थे। राजनीति कैसे हिसाब से महत्वपूर्ण, ठीक है, इनके बारे में स्रोत मिलता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इनका भी वही है, सेम बताए थे। इनके आर्थिक जीवन के बारे में भी एकदम वही सही। देखो मसाले, रत्न, कपड़े, हाथी दांत, ये सब क्या होते थे? व्यापार होते थे। हाथी के दांत भी व्यापार होते थे। हाथियों के दांतों से क्या बनाता था? वस्तुओं को व्यापार में लेके आया जाता था। हाथी के दांत से ना सुई बनता था पहले। हाथी के दांत को काटकर सुई बनाए जाते थे, कंघी बनाए जाते थे। ठीक है, ऐसा होता था। उद्योग और शिल्प में भारतीय कारीगर और रेशम, सूती वस्त्र, आभूषण और धातु के कार्यों में कुशल थे। भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता में विदेशी व्यापारियों को बहुत प्रभावित किया था। मतलब कि तुम हाथी के दांत से सुई कैसे बना दिया? हम इसको लेके जाएंगे अपने देश में, हमको दे दो, व्यापार करना है तुम्हारे साथ। हमको 4 लाख हाथी के दांत के सुई चाहिए, हमको दो। ऐसे करके व्यापार करके लेके जाते थे। कपड़े तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, खादी खादी टाइप के कपड़े हैं, इतना मोटा मोटा कपड़ा, बहुत अच्छा रहेगा, ठंड में पहनने के लिए अच्छा रहेगा, हमको लाओ, व्यापार करना है तुम्हारे साथ। व्यापार करके लेके चल जाते थे। वस्त्र, रत्न, रत्न मतलब जैसे आभूषण, कोई मोती का, ठीक है, कोई मोती हो गया, कोई सोना हो गया, चांदी हो गया, वैसे रत्न वगैरह लेके जाते थे। मसाले तो यहाँ पे खूब लेके जाते थे। भरल मरचा का मसाला कैसे बनता है, बना के लेके जाओ। ठीक है, मसाले, इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सब जो होते थे ना, धीरे मसाले खरीद करके लेके जाते थे यहाँ। और यही तो व्यापार करने के लिए 1498 में वास्को डिगामा आया था भारत में, मसाले की खेती करने के लिए यहाँ से लेके गया। आ सोचो मसाले कब से फेमस उगाए जा रहे हैं? इसी के समय से, जब ये आया था उससे पहले से मसाले उगाए जा रहे हैं। ये सब देश की हम लोग की सुंदरता है। ठीक है, समझ में आ गया? न्यायिक व्यवस्था तो यहाँ पे, न्यायिक प्रणाली बहुत ही कठोर थी, यहाँ पर सरल नहीं थी। अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाता था ताकि समाज में अपराध करने पर नियंत्रण रहे। अपराध करने से सोचे, लेकिन आज वो नियंत्रणता पूरा खत्म हो गई। आज तो पैसा दे के बच जाता है, पहले पैसा देने से कोई फायदा नहीं होता था। तो राजा पहले मारेगा तो मारेगा। अगर तुमने कोई अपराध किया है, किसी जगह से एक जेब से 1 रुपया भी चुराया, अभी भी चोरी होती है पैसा, पैसा अभी भी चोरी होता है, लेकिन कैसे? ऑनलाइन। ठीक है, स्कैमर्स, हाँ स्कैमर्स जितने भी हैं वो लोग चोरी कर लेते हैं पैसा। अभी भी पैसा चोरी होता है, लेकिन अब वो टोटली डिजिटल हो गया है। ठीक है, और चैट जीपीटी में पूरा बता रहा है। कर्नाटक में सरकार ने वहां पे क्या किया है कि 16 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं, वो लोग सोशल सोशल मीडिया उन लोग का बैन है। इंस्टाग्राम नहीं चला सकते। हमको तो ये सबसे अच्छी खुशी है। इससे भी बड़ी खुशी हो जाती कि वो लोग को मोबाइल ही नहीं देता, बढ़िया हो जाता। यूट्यूब जब खोलेगा उसका, जब यूट्यूब खोलेगा तो उसमें केवल पढ़ाई के बारे में ही आएगा। अच्छा है कि नहीं? पूरे के पूरे सोशल मीडिया से खत्म। अब नाचने वाली को नहीं देख सकता वो लोग,
एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे दिमाग लग जाए। जो भी आएगा सब एजुकेशनल हिसाब से आएगा, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज पर अगर सबसे ज्यादा ध्यान दे दिया तो वही का वीडियो 100 बार आएगा, ठीक है। वो आप चाह के भी फिर दूसरे जगह पे सेट नहीं कर सकते। आपने दूसरा भी अगर सर्च किया ना किसी चीज को तो वो खुलबे नहीं करेगा, खत्म है, बैन है पूरा। अब अच्छा किया ना सरकार, पढ़ाई पे सबसे ज्यादा दिमाग लगाओ। दीपक सर का वीडियो देख लो, किसी दूसरे का वीडियो देख लो, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे ऐसे आतंक फैलाने नहीं देंगे, ठीक है। तो अच्छा किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा किया। हम भी सोच रहे हैं यहाँ पर एकदम बैन कर दें, मोबाइल लेके आइबे नहीं करना है, मोबाइल लेके नहीं आना है। मार्को पोलो समझ में आया बाबू? हाँ, नहीं समझ में आया? मार्को पोलो हो गया, इसके बाद आप लोग को और 3 को पढ़ा देंगे, ठीक है। कल इंग्लिश है ना, इंग्लिश का बुक तो है सभी के पास। एगो चैप्टर हम लोग खत्म भी कर लिए, द ट्रेन एट जेवली। चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को, आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।